स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं आपके बीच एक बहुत बेहतरीन टॉपिक लेकर। सबसे पहले टारगेट करते हैं आज की क्लास के टॉपिक का। आज की क्लास का टारगेट है स्टूडेंट अपना पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, उसके साथ में क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रिटिकल एंगल कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, क्यों बनता है, क्यों इसकी आवश्यकता हो रही है अपने को। यहाँ पर ये चीज अपने को आज की क्लास में डिस्कस करनी है। अभी तक अपन ने पीछे की क्लास में प्रकाश के अपवर्तन, उत्क्रमणीयता के सिद्धांत के साथ साथ अपन ने कांच के स्लेब द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का अध्ययन किया है। अब यहाँ पर अपन अपवर्तन और परावर्तन के बाद में इन्हीं की एक विशेष अवस्था है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसका अध्ययन अपन आज की क्लास में करने वाले हैं। तो मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं अपन। टॉपिक है अपना पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो क्या है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इस चीज को यहां पर अपने को समझना है सबसे पहले। तो यहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझने से पहले यदि अपन प्रकाश के अपवर्तन की पीछे के क्लास की बात करें अपन, तो अभी तक अपन ने पढ़ा है स्टूडेंट कि प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अपवर्तित होती है तो वो हमेशा अपने सरल रेखीय पथ से विचलित होती है। जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण अपवर्तित होगी तो वह अपने सरल रेखीय पथ से विचलित होगी। सही है। अब यहां पर मैंने आपको ये बताया स्टूडेंट कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में अपवर्तित होती है तो वह अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाती है। सही है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर वह अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाती है। लेकिन यदि प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में अपवर्तित होती है तो वह अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है। कब हटेगी अभिलंब से दूर? जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में अपवर्तित होती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। यहां पर प्रकाश के अपवर्तन का कारण भी अपन समझ चुके हैं। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना यही प्रकाश के अपवर्तन का कारण है, जिसके कारण ये अपने पथ से विचलित हो रही है। सही आता है। अब यहां पर अपन इसी दूसरी अवस्था का उपयोग करें कि प्रकाश किरण विरल से सघन से विरल माध्यम में अपवर्तित हो रहा है। सघन से विरल माध्यम में यदि अपवर्तित हो रहा है तो अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाएगी। प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर हट जाएगी सघन से विरल में जाने पर। अब यहां पर यदि अपन कुछ ऐसा करें कि आपतन कोण के मान को यदि लगातार बढ़ाते जाएं तो क्या होगा स्टूडेंट? यदि अपन आपतन कोण के मान को बढ़ाते हैं तो विरल माध्यम में जो अपने को अपवर्तन कोण प्राप्त होता है उसका मान भी परिवर्तित होता है, उसका मान भी बढ़ता है। आपतन कोण बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान बढ़ेगा। कंफर्म है ये? सही है। तो यहां पर जब अपन आपतन कोण के मान को बढ़ाते हैं तो अपवर्तन कोण का एक ऐसा मान प्राप्त होता है जहां पर अपवर्तित किरण जो होती है वो दोनों माध्यमों की सतह के समांतर हो जाती है। देखो कैसे ये होती है समांतर, डायग्राम की सहायता से इसको अपन समझे और भी अच्छी तरह क्लियर होगा। तो देखो यहां पर क्या था, अपने पास एक सतह है, अंतरापृष्ठ सतह से कह सकता हूं मैं। ये अपने पास एक अंतरापृष्ठ है जिसके एक और जो माध्यम है, इसके एक और मैंने माध्यम ले लिया विरल और इसके एक और मैंने माध्यम ले लिया सघन। विरल माध्यम के रूप में मान लो वायु है और सघन माध्यम के रूप में मान लो जल है। ये मैंने यहां पर इस अंतरापृष्ठ के दोनों ओर विरल और सघन माध्यम ले लिया। सही यहां तक। अब यहां पर बात कर रहे हैं अपन इस सघन माध्यम की। इस सघन माध्यम की बात कर रहे हैं। सही है। इस सघन माध्यम में मैं यहां पर क्या ले लूं? एक लाइट सोर्स ले लेता हूं। प्रकाश का स्रोत मैंने यहां पर ले लिया। इस प्रकाश स्रोत से
निकलने वाली प्रकाश किरणों को अपवर्तन के पश्चात अपन प्राप्त करते हैं। अपन जानते हैं क्या, एक प्रकाश स्रोत से अनंत प्रकाश किरणें उत्सर्जित होती है। उनमें से कुछ प्रकाश किरणें यहां पर देख लो कौन कौन सी, कैसे कैसे वो जा रही है। कुछ प्रकाश किरणों की यहां पर बात कर रहा हूं मैं। तो यहां से सबसे पहले मैं एक प्रकाश किरण ले रहा हूं जो इस स्रोत S से निकलती है और इस अंतरा पृष्ठ पर लंबवत आपतित होती है। अंतरा पृष्ठ में यदि लंबवत आपतित होती है तो यह अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। सही है। जब भी दूसरी सतह पर अपने प्रकाश के अपवर्तन में ये चीज क्लियर की है कि जब कोई प्रकाश किरण दूसरे पारदर्शी माध्यम की सतह पर लंबवत आपतित होती है तो वह बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। तो यहां पर ये बिना विचलित हुए यहां पर सीधी निकल रही है। पहली प्रकाश किरण अपन ने इस प्रकार ले ली, जो यहां पर आपतन बिंदु ले लिया अपन ने O1 के रूप में। क्लियर यहां तक। अब यहां पर एक प्रकाश किरण और ले रहा हूं। एक प्रकाश किरण मैंने यहां पर ये जो आपतन बिंदु O2 पर आपतित हो रही है। सही है। इस बिंदु पर यहां पर अपन अभिलंब की बात करें तो ये MN के रूप में मेरे पास अभिलंब है। जब ये प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में अपवर्तित होगी तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। इसका मतलब ये प्रकाश किरण यहां पर इस दिशा में चली जाएगी। अपवर्तन कोण यहां पर R है और आपतन कोण यहां पर I। अपवर्तन के पश्चात ही अपने पथ से विचलित होकर अभिलंब से दूर हट जाती है क्योंकि सघन से विरल माध्यम में जा रही है। सही है। अब यहां पर आपतन कोण का मान बिंदु O1 पर देखे अपन तो कितना था, 0 डिग्री। यहां पर आपतन कोण का मान बढ़ गया, कुछ भी मिला एग्जाम्पल के तौर पर 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, कुछ भी अपन ने मान यहां पर लिया है। आपतन कोण का मान यहां पर बढ़ा तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ गया। तो यहां पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण 0 डिग्री था, यहां पर दोनों मान बढ़ गए। अब यहां पर यदि अपन आपतन कोण के मान को और बढ़ाते हैं, इसका मतलब एक प्रकाश किरण और ले लें अपन यहां पर जो इस आपतन बिंदु O3 पर आपतित हो रही है। यहां पर यदि अपन अभिलंब की बात करें तो ये अभिलंब अपना MN के रूप में है। यहां पर अपना ये आपतन कोण I, ये अपना आपतन कोण I हो गया जो इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, बढ़ गया। आपतन कोण का मान बढ़ा रहे हैं तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ेगा। इसका मतलब अपवर्तन कोण का मान R का मान इसके कंपैरिजन में और भी बढ़ जाएगा। ये R का मान और भी बढ़ गया पहले के कंपैरिजन में। सही है। आपतन कोण के मान को बढ़ाया तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ गया। अब आपतन कोण का मान एक मान ऐसा प्राप्त होगा कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा। कहने का मतलब जो अपवर्तित किरण है वो इस अंतरा पृष्ठ के समांतर हो जाती है। देखो कैसे, एक प्रकाश किरण और ले रहे हैं अपन, इसी स्रोत से निकल रही है। यहां पर ये अपना अभिलंब है और यहां पर ये अपना आपतन कोण है I। जब ये प्रकाश किरण इससे अपवर्तित होती है तो अपवर्तन के पश्चात ये इस अंतरा पृष्ठ के समांतर हो जाती है। मतलब विरल और सघन माध्यम को अलग करने वाली जो सतह है इस सतह के समांतर हो जाती है। कहने का मतलब यहां पर अपवर्तन कोण R का जो मान है वो 90 डिग्री हो जाता है। अपवर्तन कोण का मान यहां पर क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। आपतन कोण के जिस मान पर, आपतन कोण के, ध्यान से सुना, आपतन कोण के जिस मान पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है उसे क्रांतिक कोण कहते हैं, जिसे IC से प्रदर्शित किया जा रहा है। क्रिटिकल एंगल को IC से प्रदर्शित किया जा रहा है। सही है। तो ये क्रिटिकल एंगल क्या है, क्रांतिक कोण, ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। यहां पर सघन माध्यम में, माध्यम यहां पर नीचे की ओर, सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, आपतन कोण के उस मान को क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रिटिकल एंगल क्या है, सही है। क्रांतिक कोण को परिभाषित कीजिए तो इसकी आसान सी परिभाषा ये है, आइए समझ में यहां पर। अब देखो यहां पर
अब यहां पर आपतन कोण के मान को और बढ़ाएं तो क्रांतिक कोण तो अपने को मिल गया कि क्रांतिक कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री प्राप्त हो गया। अब यदि आपतन कोण के मान को और बढ़ाते हैं तो देखो क्या होगा स्टूडेंट, देखो इधर ध्यान से देखो, एक प्रकाश किरण और लेता हूं, डायग्राम को आगे और बढ़ा रहा हूं, जिसमें मैंने एक प्रकाश किरण और ली, ये यहां पर अभिलंब Mn के रूप में इनमें अभिलंब लिया है मैंने, O1 O2 O3, ये आपतन बिंदु O4 है और ये आपतन बिंदु ले लिया मैंने O5 के रूप में। सही है। यहां पर जो आपतन कोण है स्टूडेंट I, वो ग्रेटर देन है IC से। आपतन कोण का मान I का मान इस IC से ज्यादा है, क्रांतिक कोण से ज्यादा है। यदि आपतन कोण का मान अपन क्रांतिक कोण से अधिक कर देते हैं तो क्या होगा, तो स्टूडेंट यहां पर अपवर्तन तो होगा ही नहीं। इसका मतलब ये प्रकाश किरण यहां से पूर्णतः परावर्तित हो जाती है। ये यहां पर पूर्णतः परावर्तित प्रकाश है, पूर्णतः परावर्तित प्रकाश किरण। ये प्रकाश पूर्णतः परावर्तित कब हो रहा है, देखो इसमें जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन के स्थान पर परावर्तन हो जाता है। प्रकाश की इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। डेफिनेशन इसकी फिर से देखो क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, तो यहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन के स्थान पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। प्रकाश का अपवर्तन के स्थान पर परावर्तन हो जाता है। प्रकाश की इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यहां पर अपन ने आपतन कोण का मान लिया क्रांतिक कोण से ज्यादा, क्रांतिक कोण से ज्यादा जब आपतन कोण हो गया तो अभी तक यहां पर प्रकाश का अपवर्तन हो रहा था, लेकिन अब अपवर्तन के स्थान पर क्या हो गया, प्रकाश का परावर्तन हो गया। प्रकाश का परावर्तन होने की इस घटना को अपन पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अपवर्तन की विभिन्न कंडीशंस में देखें तो प्रकाश आंशिक रूप से परावर्तित भी होता है। जब इन प्रकाश किरणों की बात करें बिंदु O1 O2 O3 O4, इन पर प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, लेकिन प्रकाश का कुछ अंश ऐसा होता है जो इस अंतरापृष्ठ सतह से परावर्तित भी हो रहा है, जिसे अपन आंशिक परावर्तन कह सकते हैं। सही है। यहां पर इसे अपन पूर्ण आंतरिक परावर्तन कह रहे हैं क्योंकि प्रकाश का यहां पर पूर्णतः परावर्तन हो रहा है उसी माध्यम में, सघन माध्यम में। सही है। अब यहां पर यदि अपन पूर्ण आंतरिक परावर्तन की अवस्था की बात करें तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की अवस्था में प्रकाश की ऊर्जा में कोई हानि नहीं होती है, ये ध्यान रखना, क्योंकि जितनी ऊर्जा का प्रकाश सतह पर आपतित हुआ उसी ऊर्जा का प्रकाश उससे पूर्णतः परावर्तित होकर वापस लौट गया। इसका मतलब यहां पर ये जो अंतरापृष्ठ है इस अवस्था में एक आदर्श दर्पण की भांति व्यवहार करती है, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है यदि दर्पण द्वारा ऊर्जा का अवशोषण नहीं हो तो। एक आदर्श दर्पण होता है वो प्रकाश का पूर्णतः परावर्तन ही करता है। इसका मतलब इस स्थिति में यहां पर ये जो अपन अंतरापृष्ठ ले रहे हैं, ये अंतरापृष्ठ किसकी भांति व्यवहार कर रही है, एक आदर्श दर्पण की भांति व्यवहार कर रही है, क्योंकि जितनी ऊर्जा का प्रकाश इस पर आपतित हुआ उतनी ही ऊर्जा का प्रकाश इससे परावर्तित हो जाता है। इसका मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कंडीशन में आपतित किरण और परावर्तित किरण की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीव्रता यहां पर नियत रहती है, ये कंडीशन ध्यान रखना चाहिए। तीव्रता यहां पर नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में आपतित और परावर्तित प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है स्टूडेंट। सही आता है।
पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण, ये दो डेफिनेशंस थी अपनी, आसान सी डेफिनेशन जिनको इस डायग्राम की सहायता से अपन ने समझा। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस कंडीशन में, अपन ने जो माध्यम लिए हैं, एक विरल माध्यम और एक सघन माध्यम है। एक माध्यम का अपवर्तनांक n1 है और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2। ये इन माध्यमों का अपवर्तनांक अपन ने ले लिया। तो माध्यम के अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में क्या कोई संबंध हो सकता है? डेफिनेशंस क्लियर हो गई होगी आशा करता हूं आपको। अब यहां पर अपन रिलेशन ज्ञात कर रहे हैं इसी टॉपिक से। कौन सा रिलेशन? अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में क्या रिलेशन है। छोटा सा एक क्वेश्चन है, क्या रिलेशन होगा, इस रिलेशन को अपने को कैलकुलेट करना है। तो यहां पर अपन ये चौथी स्थिति ले रहे हैं बिंदु O4 वाली, मतलब क्रांतिक कोण पर आपतन की स्थिति की अपन बात करें तो क्रांतिक कोण पर आपतन की स्थिति में क्या होगा, आपतन कोण का जो मान है वो तो क्रांतिक कोण के बराबर हो गया, सही है, और अपवर्तन कोण का जो मान है वो 90 डिग्री हो गया। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण हो गया और अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो गया। बिंदु O4 की अपन बात करें तो O4 पर यही अवस्था अपने को प्राप्त हो रही है। क्लियर याद है? अब यहां पर मैं इसमें स्नेल के नियम का उपयोग करूं तो क्या होगा, स्नेल के नियम से क्या मिल रहा है अपने को, N21 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। N21 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। स्नेल के नियम से अपने को ये चीज प्राप्त हो रही है। N21 बराबर साइन आई के स्थान पर क्या पुट करूं, आई से, और साइन आर के स्थान पर 90, और साइन 90 का मान स्टूडेंट 1 बनोगे। तो इसका N21 बराबर अपने को क्या मिल गया, साइन आई से। N21 बराबर दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक है पहले माध्यम के सापेक्ष वो साइन आईसी के इक्वल मिल रहा है। या फिर मैं इस इक्वेशन को चेंज कर दूं, यदि मैं इसको पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक के लिए ज्ञात कर दूं, N12 बराबर 1/N21। अंतिम क्लास में अपने उत्क्रमणीयता का सिद्धांत पढ़ा है। उत्क्रमणीयता के सिद्धांत के अनुसार N12 बराबर 1/N21। इसका मतलब N12 बराबर इक्वल क्या लिख सकते हैं, 1/sin IC, या फिर 1/sin को मैं कोसेक लिख सकता हूं। तो एक रिलेशन अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में ये है, और एक रिलेशन अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में ये है। ये दो रिलेशंस यहां पर, मतलब टॉपिक क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में क्या रिलेशन है, रिलेशन ज्ञात करना था। क्रांतिक कोण यदि कोई न्यूमेरिकल आया तो एक आसान सा फॉर्मूला है यहाँ पर क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के लिए। यदि अपने को क्रांतिक कोण पता है तो अपन माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं, और यदि माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात है तो उसका क्रांतिक कोण ज्ञात कर सकते हैं इस इक्वेशन की सहायता से। सही है? तो यहां पर क्या हुआ, क्रांतिक कोण अपन ने समझा। क्रांतिक कोण क्या था, आपतन कोण का वह मान, सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन के स्थान पर परावर्तन हो जाता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। रिलेशन क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में तो वो रिलेशन मिल गया N21 बराबर साइन आईसी, या फिर N12 बराबर 1/sin IC इज इक्वल टू कोसेक IC यहां पर लिखा जा सकता है। क्लियर आता है? अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रह गया इसमें, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कब घटित होगी, इसके लिए आवश्यक शर्त कौन कौन सी होगी। मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटित हो रहा है, प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जा रही है, अपवर्तित हो रही है, लगातार आपतन कोण के मान को अपन बढ़ा रहे हैं तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जा रहा है, और एक स्थिति ऐसी आ रही है कि प्रकाश पूर्णतः परावर्तित हो गया।
तो इसके लिए आवश्यक शर्त क्या है? इसकी दो आवश्यक शर्तें हैं यहाँ पर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है? पहली शर्त क्या रहेगी कि प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में ही आपतित होनी चाहिए। पहली शर्त इसकी क्या है? सघन से विरल माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन होना चाहिए। पहली कंडीशन फिर से सुन लो, जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में अपवर्तित होगी तो उस कंडीशन में ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित होगी, वरना पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित नहीं होगी। सबसे आवश्यक शर्त इसकी यही है, जब भी प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में अपवर्तित होगी तो ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित हो रही है। यहां पर डायग्राम में अपन देख पा रहे हैं, प्रकाश स्रोत जो एस है वो सघन माध्यम जल में यहाँ पर स्थित है, इससे विभिन्न प्रकाश किरणें उत्सर्जित हो रही है और ये लगातार आपतन कोण के मान को बढ़ाती जा रही है। तो उस अवस्था में अंतिम स्थिति में अपने को पूर्ण आंतरिक परावर्तन की एक कंडीशन प्राप्त हो रही है। तो पहली शर्त क्या रही? प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में अपवर्तित होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि यहां पर अंतिम कंडीशन ये कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, दूसरी इसकी आवश्यक शर्त है। तो यहां पर क्वेश्चन एक छोटा सा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है? आसान सा जवाब क्या रहेगा? कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए इसको। क्या रहेगा इसका आसान सा जवाब? है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए और प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में अपवर्तित होनी चाहिए। तो यहां पर आज की क्लास का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन ने डिस्कस किया, वो था पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसमें और भी छोटे क्वेश्चंस अपन ने तैयार किए। आशा करता हूं स्टूडेंट आपको समझ में आया। फिर भी कोई कंफ्यूजन है आपको तो कंफ्यूजन को आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। स्टूडेंट यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और वीडियोज लेकर मैं आपके लिए फिर से हाजिर होऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट आज की